नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आज पिछले 70 सालों से हम लोग रसायन आधारित खेती कर रहे हैं और रसायन आधारित खेती हमारी 1960 के दशक में मजबूरी थी, क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन करना था, बढ़ती हुई आबादी को भरपेट खिलाना था। तो इसलिए जल्दबाजी में मैंने जो कुछ भी किया अच्छा किया और आज उसी की बदौलत मुझको खाद्यान्न मिल रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये हुई कि हम रसायनों पर इतना आत्मनिर्भर हुए और अपने सनातन कृषि की तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लिया, जिसके कारण कुछ हमको दिक्कतें भी हो गईं। जैसे हमारी ज़मीनों में जो हमारी कृषि योग्य भूमियाँ, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो गई। हमारी ज़मीनों के नीचे का जो भूगर्भ जल स्तर था वो बहुत नीचे चला गया। हमारी ज़मीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी थी, मतलब केंचुआ था, मधुमक्खी थी, तितली थी, मेंढक था, चिड़िया थी, ये सब नष्ट हो गए। और मनुष्य जहरीला, चूँकि बहुत सारा जहर डालते हैं हम अपने फसलों के उत्पादन में, पेस्टिसाइड है और केमिकल फर्टिलाइज़र है, ठीक है ना, ढेर सारा। तो जो बोते हैं ज़मीन में वो हमको काटना पड़ता है। फल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, खाद्यान्न के माध्यम से वो मेरे शरीर में जाता है। तो हमारे भोजन में स्वाद भी नहीं है, ठीक है ना, और वो पौष्टिकता भी नहीं है। तो आज की तारीख में एक विषय चल रहा है प्राकृतिक खेती का, कि देश का किसान प्राकृतिक खेती करे। तो आज आप लोग ललितपुर के चैंपियन फार्मर्स हैं, आपके बीच में मैं अपनी बात रखूँगा प्राकृतिक खेती की, क्योंकि प्राकृतिक खेती में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। आज भी हमको प्रतिदिन 10, 15, 20 किसान ऐसे फ़ोन करते हैं कि सचान साहब, जीवामृत में हमने जो है ना वो बेसन डाल दिया है। तो हमने कहा बेसन डाल दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं, बोले आपने आटा बताया था। हमने कहा कोई बात नहीं। बोले क्या हुआ सचान साहब, मैंने जो है चीनी डाल दी है। तो हमने कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। तो कोई किसान जो बना चुका है ना ये जीवामृत, तो बताता है कि साहब मैंने जीवामृत बनाया था, अपनी फसल में, सब्जी में डाला था, उसके बाद ये बीमारी आ गई है। बीमारी आएगी अभी। जीवामृत कोई ऐसा जादू नहीं है कि आज डाला और कल मेरे फर्टिलाइज़र भी बच गए और बीमारी भी मुक्त हो गई और कीड़ा भी नहीं लगा और सब बढ़िया हो गया। ऐसा जादू नहीं है। तो प्राकृतिक खेती एक प्रकृति का विज्ञान है। प्राकृतिक खेती एक दर्शन है, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोग प्राकृतिक खेती से क्या समझते हैं बताइए। जैसे कोई कहता है प्राकृतिक खेती तो क्या समझ आता है, बोलो, कोई तो बोलो। प्राकृतिक खेती का क्या मतलब है? प्रकृति के अनुसार खेती करना, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना। अब प्रकृति क्या है? तो देखो, हमें एक ये जीवामृत ट्रेंड कर रहा है। आज मैं जीवामृत की संपूर्ण कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा भाग है, हिस्सा है, जो बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जीवामृत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? देखिए, प्राकृतिक खेती एवं जीवामृत। तो अभी मैं आपको जीवामृत बताऊंगा कि जीवामृत क्या है, लेकिन उसके पहले 2-3 चीज़ें बता दूं कि ये कार्बनिक पदार्थ है। ये पत्तियां हैं हमारे पेड़ों से गिरी हुई, खेत से छूटी हुई, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये खरपतवारों के अवशेष, फसलों के अवशेष, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, पशुओं का मलमूत्र, ये सब क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ है। अब ये कार्बनिक पदार्थ अगर किसी खेत में हम खूब ढेर सारा डालें और उस खेत में बीमारी को मारने के लिए फफूंदनाशक डालें, कीड़े को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालें, तो कार्बनिक पदार्थ आप डालते रहो, ये कार्बनिक पदार्थ किसी काम का नहीं है। क्यों? कार्बनिक पदार्थ के लिए मैंने नीचे लिखा है लाभदायक जीवाणु।
प्रकृति की व्यवस्था में ज़मीन में कुछ ऐसे लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनका ये कॉम्बिनेशन है कि वो जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। उनका भोजन क्या है? कार्बनिक पदार्थ। जब ये जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ को अपना आहार बनाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ये कार्बनिक पदार्थ था, ये लाभदायक जीवाणु हैं। जब ये हमने इसमें डाल दिए, ऐसे ऐसे छिड़क दिए, जैसे आजकल एक बेस्ट डिकम्पोजर आ रहा है, लोग कहते हैं कि बेस्ट डिकम्पोजर डालने से जो पराली है या गेहूं का भूसा है वो सड़ जाता है। तो उसमें बेस्ट डिकम्पोजर में कितने प्रकार के जीवाणु हमें नहीं पता, लेकिन ये जीवामृत में प्रकृति के वो सारे लाभदायक जीवाणु हैं जो नेचर में होने चाहिए। इसमें ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सूडोमोनास ही नहीं है, इसमें अभी वो भी लाभदायक जीवाणु हैं जिनको अभी कृषि वैज्ञानिक हम लोग समझ नहीं पाए। प्रकृति की माया का संपूर्ण अध्ययन अभी मनुष्य ने नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकृति की माया में बहुत सारे, जैसे मैंने बोला 84 लाख योनियों के जीव जंतु, वेदों में वर्णन है 84 लाख, लेकिन अभी विज्ञान ने क्या खोजा है? 1,35,000, 45,000 वनस्पतियाँ और 90,000 जीव जंतु। ये इनका नामकरण संस्कार वैज्ञानिक लोग कर पाए हैं, लेकिन वेद तो हमारे बखान करते हैं 84 लाख योनियों का। तो इसका मतलब हुआ अभी 82,65,000 को हम नहीं जानते। तो वो जो नहीं जानते वो भी इस ह्यूमस में होते हैं। और अभी देखना 10-20 साल के बाद, अभी जो ये बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर जो 15, 20, 25 चीज़ें आइडेंटिफाइड है, अभी ये 100-200 की संख्या में पहुंच जाएंगी, तब भी कंप्लीट विज्ञान नहीं कहलाएगा। तो चलिए, तो प्राकृतिक खेती का मतलब, एक तो आपने जो बताया कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना, और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जब खेती की बात आती है तो 2-3 चीज़ें आती हैं। भूमि की उर्वरता, यानी हमें ऐसी फसल बोनी है जो भूमि की उर्वरता के अनुसार ठीक हो। जैसे भूमि की उर्वरता बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे फिर धान, गेहूं, गन्ना, आलू जैसी फसल, अगर भूमि की उर्वरता मध्यम है तो मुझे चना, मटर और बाजरा और ज्वार बोना है। अगर भूमि की उर्वरता और कम है तो मुझे अलसी, तिल बोना है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती का मतलब हुआ कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार फसलों का चयन करना। तो नंबर 1 भूमि की उर्वरता कैसी, उसके अनुसार। दूसरा, पानी, आपके क्षेत्र में सतही जल या भूगर्भ जल कितना है। जैसे मान लो किसी इलाके में 120 फुट की गहराई पर पानी पहुंच चुका, भूगर्भ जल, तो ये बता रहा है कि अबे आप गेहूं की खेती नहीं करनी, क्योंकि गेहूं की खेती करोगे तो ये वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा, फिर आगे ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ जाएगी। तो नंबर 1 भूमि की उर्वरता है, फिर पानी है, दूसरा है जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे हम बुंदेलखंड के वासी हैं, यहाँ की जलवायु के अनुसार जो फसल अच्छी है, जैसे बुंदेलखंड को काय के लिए दलहन तिलहन के रूप में लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमको धान नहीं लगाना, धान लगा करके ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं करनी, ये अप्राकृतिक है। अगर कोई किसान कहता है कि हमने जीवामृत डाला है अपने धान में और 200 फुट की गहराई से सिंचाई कर रहा है, तो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा, वो अप्राकृतिक खेती कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था कहती है तुम्हें धान नहीं बोना चाहिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पानी कम है। चौथी चीज़ है जैव विविधता। अगर कहीं तितली और मधुमक्खी मार डाली आपने, तितलियां और मधुमक्खियां नहीं है, तो वहाँ ऐसी कोई फसल नहीं बोनी जिसमें पर परागण की क्रिया होती हो। क्यों? पॉलिनेशन करने वाले जीव वहाँ नहीं है। तो प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र हुआ कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हमको फसलों का चयन करना है। अब अगली बात आई कि कई बार हमको लगता है कि साहब वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार अगर करेंगे तो मेरे खर्चे नहीं पूरे होंगे। कोई बात नहीं,
तो फिर दूसरा है कि प्रकृति की व्यवस्था को सुधार कर, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार करते, या फिर प्रकृति की व्यवस्था को सुधार कर। जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ बात करने वाला हूँ कि भूमि की उर्वरता एक व्यवस्था है, भूमि की उर्वरता कमज़ोर है, और हमने कहा नहीं साहब बोएंगे तो हम गेहूँ ही, तो हमें भूमि की उर्वरता को सुधारना है। अब जब भूमि की उर्वरता को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में मैं बात कर रहा हूँ आज कि भूमि की उर्वरता को सुधारने के लिए पहला सूत्र है कार्बनिक पदार्थ की व्यवस्था करना। कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आएंगे, तो ये कार्बनिक पदार्थ है, ये कहाँ से आएगा, या तो फसलों के अवशेष आप बचा लें, धान और गेहूँ या जो भी फसल बोएंगे उसका जो रेजिड्यू निकलेगा उसको एकत्र कर लें, उसको फेंकें ना, जलाएं ना, बेचें ना, वो खेत को लौटाना है, उसका नाम है कार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ आपने मैनेज कर लिया कि कार्बनिक पदार्थ साहब मेरे पास हो गया। अब ये कार्बनिक पदार्थ को, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो फसलों का भोजन है नहीं, वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। जैसे हम सारे लोग वनस्पतियाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, इस संसार में 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति जगत नहीं, जीव जगत, तो जीव जगत के सारे लोग क्या खाते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ करके कुछ जीव मांसाहारी हैं जो मांस खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, वनस्पतियों ने क्या खाया है, वनस्पतियों ने खाया है मरे हुए जीव। जैसे मैं भी एक जीव हूँ, पक्षी भी एक जीव है, भैंस भी एक जीव है, केंचुआ भी एक जीव है, और सूक्ष्म जीव भी एक जीव है। ये जीव मर जाता है तो वनस्पतियाँ टेक कर लेती हैं, हम लोग खाते पीते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमें वनस्पतियाँ खा लेती हैं। वेदों का नियम यही है, जीव है जीव आहार, ऐसे ही ये चक्र चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कार्बनिक पदार्थ है और ये जीवामृत है जीवाणु का, ये बना बनाया। लेकिन अभी हमारे खेत में क्या हुआ कि मैं पिछले 30-40 सालों से, चूँकि मुझे बताया गया उन्नत खेती में खेती की टेक्नोलॉजी में कि भाई संतुलित उर्वरक डालिए, तो मैंने संतुलित उर्वरक डाले और सनई की खाद, गोबर की खाद भूल गया। फिर मेरी फसलों में रोग आए, कीड़े आए और खरपतवार लगे, तो मैंने खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी डाले। तो रासायनिक दवाओं का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से तो जो ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु थे वो नष्ट हो गए। जैसे आज के 70 साल पहले कोई ये नहीं कहता था जीवामृत डालना है, क्योंकि 70 साल पहले हमारे ज़मीन में जीवाणु थे, ठीक है ना। और सुनिए 70 साल पहले क्या था, आप सब बुंदेलखंड के रहने वाले हो, अगर यंग हो तो पिताजी से पूछ लेना, या कुछ लोगों ने देखा भी होगा। 40 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। इस बुंदेलखंड में रबी फसलों में चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, सरसों, जौ होता था। आप पता करना, किसी भी फसल को पलेवा की ज़रूरत नहीं थी और न सिंचाई की ज़रूरत थी। तो अब आप यहाँ से समझिएगा मित्र, 60 साल पहले हमारी फसलों को पलेवा की ज़रूरत नहीं थी, सिंचाई की ज़रूरत नहीं थी, उर्वरक की ज़रूरत नहीं थी, और पर्याप्त पैदा होती थी। ये दलहन तिलहन का गढ़ था बुंदेलखंड। आज आप कोई भी फसल बिना पलेवा के नहीं बो सकते, और कोई भी फसल बिना सिंचाई के काट नहीं सकते। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये निकला कि हमारी जो भूमि है ना, भूमि पहले भूमि मजबूत थी और अब भूमि, पहले हमारी भूमि में जीवांश कार्बन 0.60 तक था,
और अब मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, यानी कि आधा रह गया। तो ज़मीन में जब ह्यूमस की कमी होती है तो ज़मीन में पानी को रोकने की सामर्थ्य घट जाती है। तो जब ज़मीन में हमारा 0.6% ह्यूमस था तो पलेवा की ज़रूरत और सिंचाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़मीन दलहनी तिलहनी फसलों के लिए पानी कंजर्व कर सकती थी और दलहनी तिलहनी फसलें होती थी। अब क्या हुआ, ये ह्यूमस घट के इतना रह गया। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जीवामृत संपूर्ण प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब भूमि की उर्वरता अच्छी हो, ज़मीन के नीचे पानी हो, ज़मीन की सतह पर जलाशय हो, जलवायु यानी पेड़ पौधे से ढके हुए हों, ज़मीन का करीब करीब 25% हिस्सा हमारी वनस्पतियों से ढका हुआ हो। और जैसे ज़मीन का हिस्सा 25% वनस्पतियों से ढक जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी यानी चिड़िया, तितली, मधुमक्खी अपने आप आ जाएंगी। तो जैव विविधता का मतलब हुआ कि आप कोई जीव बना नहीं सकते, लेकिन जीवों को, पक्षियों के, केंचुए के लायक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और माहौल, पूरा का पूरा माहौल क्रिएट करना, प्रकृति के संपूर्ण परिवेश को ठीक करने का नाम प्राकृतिक खेती है। लेकिन प्रारंभ तो करेंगे ना कहीं से, तो प्रारंभ करेंगे ज़मीन से, चूँकि फसल कोई भी बोगे ज़मीन पर, ठीक है ना। तो हम पहला सूत्र आज बता रहे हैं ज़मीन को ठीक करना। तो ज़मीन को ठीक करने के लिए एक विषय होता है जीवामृत। तो क्या करना है, देखिए जीवामृत, अभी मैंने बोला कि हमारी ज़मीन में लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए हैं। क्यों नष्ट हो गए आप जानते हैं, रसायनों के प्रयोग से। तो पहला सूत्र कि आपको कसम खानी है कि अब हम रसायन नहीं डालेंगे। क्योंकि ये जीवाणु क्यों नष्ट हुए, रसायनों से। और मैं प्राकृतिक खेती की ओर 2 कदम चला और मेरे खेत में फिर किसी ने कहा कि दीमक लग गई है बाबूजी। तो फिर मैंने क्लोरोपाइरीफास खरीदा, फिर डाला है। तो प्राकृतिक खेती प्रारंभ होने के पहले ही मर गई। तो संकल्प के साथ कि मुझे प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति के वैभव को सजाना ही सजाना है। साल 2 साल 1 फसल 2 फसल 3 फसल तक हमें लालच, खेती में आमदनी अगर थोड़ी बहुत घटती भी है तो घट जाए, ठीक है ना, लेकिन लालच नहीं करना। अगर लालच शुरू कर दिया तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। चलिए, तो ज़मीन की उर्वरता को ठीक करने के लिए 2 पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु, लाभदायक जीवाणु। 2 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये ह्यूमस है, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु होंगे तब ह्यूमस बनेगा। जैसे आपको दही खाना है तो दूध होना चाहिए और जामन होना चाहिए। अगर दही खाना है, जामन ले आए और दूध नहीं लाए तो आप दही नहीं खा पाएंगे। और दूध ले आए और जामन नहीं लाए तो भी दही नहीं खा पाएंगे। तो दही बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध और जामन दोनों चाहिए। तो ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो हमें कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु दोनों चाहिए। अभी आप क्या सुनते हैं, अभी इस देश में बहुत सारे किसान जीवामृत बना करके खेतों में डाल रहे हैं। और हम पूछते हैं कई साल हो गए, बोले 7 सालों से मैं जीवामृत का प्रयोग कर रहा हूँ। हमने पूछा कितनी ज़मीन में कर रहे, बोले अपने खाने भर के लिए कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे कुछ ना करो तो अपने खाने भर के लिए तो शुरू करो। मैं कहता हूँ ना, आज मैं जो आपके मेरे वीडियो के माध्यम से देश के और भी जो किसान सुन रहे हैं उसको ज़रा समझें। मेरी संपूर्ण बात देश के 14.5 करोड़ किसान और 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन के लिए है। मैं पर्टिकुलर चंद लोगों के लिए बात नहीं करता। जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, आज देश में जिन किसानों के पास गाय नहीं है, आप में भी कई किसानों के पास गाय नहीं होगी। अब जिनके पास गाय नहीं है वो जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो क्या उनका राइट नहीं है जैविक खेती करना, प्राकृतिक खेती करना? जिनके पास गाय नहीं, क्या वो धरती माता को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ मैं गाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ, गाय मेरी माता है। गाय का सनातन कृषि से बहुत घनिष्ठ नाता है। चूँकि नाता था बैल की बदौलत। जब बैल आधारित खेती होती थी तो आप समझिए आज एक ट्रैक्टर जो 8 लाख का आता है वो गाय पैदा करती थी ट्रैक्टर।
और एक बैल के मर जाने पर 3 दिन घर में रोटी नहीं बनती थी। तो आज के ट्रैक्टर के आगमन के पहले तक हमारी जितनी भी पीढ़ियां गुजर गई, उन सबको किसने पाला है? गौ माता ने पाला। इसलिए गाय मेरी माता है। तो गाय का पहला प्रोडक्ट था बछड़े, जो बैल बनेंगे। गाय का दूसरा प्रोडक्ट था दूध। लेकिन जिस देश के सनातनी परंपरा को मानने वाले देश के वह लोग जिन्होंने बैल की अहमियत नहीं जानी, दूध की अहमियत नहीं जानी, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कोई भी किसान प्राकृतिक खेती करने के लिए पेशाब के लिए गाय नहीं बांधेगा। जो बैल के लिए या दूध के लिए गाय नहीं पाल सका, वो गौमूत्र के लिए तो गाय नहीं पालेगा। चलिए, फिर भी निवेदन है, गाय पालनी चाहिए। चूँकि गाय के से बारे में कहा गया है कि गाय तीनों रोगों को, यानी वात, पित्त, कफ, तीनों रोगों का नाश करने वाली है। उसका जो दूध खाता है, उसकी जो सेवा करता है, उसके गोबर से जो खेती करता है, तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो गाय को कहा गया है गाय मेरी माँ है। तो माँ की तरीके से जब उसका लालन पालन होता है, तब उसके दूध में और उसके पेशाब में गुण पैदा होते हैं। अगर गाय को मैं सूखा भूसा खिलाऊंगा, पॉलीथीन खिलाने के लिए मजबूर कर दूंगा, दूध नहीं देती इसलिए डंडा भी मार दूंगा, तो उस गाय के पेशाब में ऐसे कोई गुण डेवलप। चलिए, तो गाय तो आधार, खेती का आधार है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार नहीं की जा सकती। चूँकि प्रकृति में गाय है, गाय में प्रकृति नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ? प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है भूमि की महिमा। भूमि को भी तो माँ कहते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि धरती की उर्वरता आधारित, धरती के वैभव को आधार बिंदु मान करके प्राकृतिक खेती करना तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी धरती में गाय है। ठीक है ना? तो धरती बड़ी है, गाय छोटी है। तो हमें धरती के वैभव को ठीक करना है। तो उसके लिए बात है जीवामृत। तो आप लोग क्या करेंगे? चूँकि ये पहली इकाई है, सीढ़ी है प्राकृतिक खेती की, ये करना ही पड़ेगा। जीवामृत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि खेत में लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए हैं। खेत में कार्बनिक पदार्थ जाने अनजाने कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। और जो भी है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए बीज की जो कड़ी है, जीवाणु लाभदायक, ये मुझको अपने खेत में डालने हैं। तो जीवामृत, जब भी आपसे कोई पूछे जीवामृत क्यों डालना है, तो बताइए कि ज़मीन में, मेरी ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु जाने अनजाने नष्ट हो गए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए जीवामृत का विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है कि जो जीवाणु मेरी ज़मीन में नष्ट हो गए वो कहाँ मिलेंगे? तो जंगल में मिलेंगे, जहाँ मनुष्य की दखलंदाजी। जंगल में कहाँ मिलेंगे? जंगल में पहाड़ यूँ होते हैं, जहाँ खड़े स्लोप 10% 15% स्लोप में पेड़ खड़ा है, बारिश हुई है, वहाँ के सारी पत्ती फल नीचे गिर गए, वहाँ जीवाणु नहीं मिलेंगे। स्लोप में जीवाणु नहीं मिलेंगे। जहाँ स्लोप ख़त्म होता है, जहाँ स्लोप ख़त्म हो गया, प्लेन शुरू हो गया, और जहाँ वो ऊपर का बायोमास इकट्ठा है, वहाँ जीवाणु मिलेंगे। तो वहाँ का ये लाए हम, देखो मिट्टी, ये मिट्टी है। इस मिट्टी में 1.5-2% ह्यूमस है, और ये जंगल की मिट्टी है। मैं क्या करूँगा, एक ऐसा ड्रम लूँगा, ये ड्रम 100 लीटर का है। जिस किसान के पास 3-4 एकड़ ज़मीन, वो 100 लीटर का ड्रम ले। जिस किसान के पास 7-8 एकड़ ज़मीन हो, वो 200 लीटर का ड्रम ले। तो अभी चूँकि वो वाला ड्रम मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो इतना बड़ा हो जाता, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाता। तो सबसे पहले उसमें हमने पानी भर दिया। देखिए, ये 100 लीटर का ड्रम है, 80 लीटर पानी भर दिया। अगर 200 लीटर का ड्रम होता तो आप 150 लीटर पानी भर देते। और ये मिट्टी मेरे पास छोटी सी, चूँकि आपको सिखा रहा हूँ, ये मैंने मिट्टी इसमें डाल दी। इस पानी मैंने क्या डाला है? जंगल की मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें मुझे विश्वास है कि उस मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीव
होंगे। अब मैंने इस पानी में ये मिट्टी डाल दी। अब मैं कहूँ कि इसमें जीवामृत बनेगा, नहीं बनेगा। इसके जीवाणु 10-15 दिन जिंदा रहेंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि फिर इनको आगे कोई भोजन पानी नहीं खाएंगे। तो क्या करेंगे? इनकी ग्रोथ के लिए ये गुड़, अगर 100 लीटर का ड्रम है तो 2.5 किलो मिट्टी डालेंगे और उसमें मैंने 2.5 किलो ये गुड़ डाल दिया। जीवाणुओं का सबसे पहला भोजन है शुगर, गुड़ या चीनी। अभी ये जीवाणु इस गुड़ पर, अब मैं इसको चला दूंगा ऐसे से, टाइम लगेगा। वो जो गुड़ डाला है वो भेली के रूप में है तो उसको टाइम लगेगा, तो हम इसको चलाते 15-20 मिनट चलाएंगे और ये गुड़ इसमें घुल जाएगा। और जो चीज़ पानी में सोल्यूबल फॉर्म में है, जो चीज़ पानी में घुलनशील है, उसको बैक्टीरिया तुरंत ग्रहण करता है। फिर लोगों ने बताया कि इसमें साहब बेसन भी डालना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि आज जब इंसान बेसन के नाम पर मक्का खाने का आदी हो गया और बेसन की पहचान नहीं है, तो इस बैक्टीरिया को बेसन और आटे में फ़र्क आता है क्या? तो बेसन नहीं खोजना। कई बार मेरा अभी कल एक केरला से किसान कह रहा था, मैंने वो कौन कंपनी का बेसन आता है, राजधानी, कि साहब मैंने 5 किलो राजधानी का बेसन डाला 160 रुपया किलो में। हमने कहा बेवकूफ़, हमने आटा बताया था। बोले साहब वो मेरा मन नहीं माना, कई लोग बेसन बताते इसलिए मैंने बेसन डाला। बेसन नहीं डालना, आपको सिंपल आटा डालना है, और आटा वो जो बाज़ार में सबसे सस्ता हो, जो अनाज सबसे सस्ता हो आटा डालना है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया, गुड़ भी कार्बोहाइड्रेट है, गुड़ सोल्यूबल है, गुड़ तुरंत उसके काम आएगा। और ये मैंने डाल दिया आटा। अब देखिए, आटे को मैं चलाता रहूँगा, आटा घुलेगा नहीं इसमें, आटा पानी में नहीं घुलेगा। अभी मैं इसको आटे को तोड़ दूंगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा, 1 घंटे बाद ज़मीन में। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि ये माइक्रो पार्टिकल का आटा है। आटे का जो कण है वो बैक्टीरिया के कण से 10 गुना बड़ा है, और जो गुड़ का जो कण है, पार्टिकल है, वो नैनो पार्टिकल है। तो बैक्टीरिया नैनो फार्म में कोई चीज़ ले सकता है, क्योंकि उसके मुंह नहीं होता, वो अपनी स्किन के माध्यम से कोई चीज़ एब्जॉर्ब करता है। अब ये आटा, जैसे पुरानी विधि में आपको बताया गया होगा, कहीं सुनोगे कि 1 किलो गुड़ डालो, 1 किलो बेसन डालो, 3 दिन बाद बन गया। तो बेसन तो मित्र कम से कम 15 दिन तक बैक्टीरिया के भोजन के लायक ही नहीं हुआ, तो वो बैक्टीरिया लेगा क्यों? तो वहाँ तो बेसन बेफालतूपन में डाला गया है। लेकिन मैंने आपके सामने आटा डाला, इसलिए डाला है क्योंकि ये मेरा जीवामृत 2-2.5 महीने में बनने वाला है। 2-2.5 महीने लगता है इसमें, ठीक है ना? अब अगर जैसे मैंने कहा, अगर किसी को 100 लीटर बनाना है और मैंने कहा 2.5 किलो मिट्टी, 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो आटा डाले, और किसी किसान को जल्दी है कि साहब हमें ये 1.5 महीने में बनाना है, तो क्या करेंगे? तो आप 100 लीटर का ड्रम लेंगे और 5 किलो मिट्टी, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डालेंगे, तो नंबर आप बैक्टीरिया 2 गुना कर दिए ना। बैक्टीरिया की संख्या 2.5 किलो मिट्टी में जितनी जा रही थी, 5 किलो मिट्टी डाली तो 2 गुना बैक्टीरिया पहुंच गए ना। तो क्या होगा, जो चीज़ 2.5 महीने में बन रही थी वो 35 दिन में बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर आपको जल्दी है तो। अगर किसी को जल्दी नहीं है और उसको मिट्टी कम मिली, बोला साहब हमें तो 1-1 किलो मिट्टी मिल पाई अच्छी सी, कोई बात नहीं, 4 महीने तो 1-1 किलो मिट्टी से आपका 4 महीने बन जाएगा, बस आप इसको भोजन देते रहना। तो अभी मैंने क्या डाला, पानी भरा ड्रम में, पानी भरने के बाद मैंने मिट्टी डाली, ह्यूमस युक्त जंगल की मिट्टी डाली, फिर गुड़ डाला, फिर आटा डाला। और मैं क्या करूँगा, पर डे सुबह शाम 1 बार, सुबह या दोपहर या शाम, दिन में 1 बार आप डंडा लेके जाएंगे और इसको ऐसे हिला देंगे 2 मिनट, बस आप चले जाइए, सो जाइए। 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक। अब सुन तो लो, बीच में और स्टेप आएंगे। करना क्या है, इसको मुझे हिलाते रहना है। एक प्रश्न आता है, कई सारे किसान मुझसे पूछते हैं
कि सचान साहब ये बताइए इसको ढक के रखें कि ओपन रखें। तो इसको ढकना नहीं है, खुला रखना। कुछ लोग पूछते हैं सचान साहब इसको छाया में रखें कि धूप में रखें। मैंने कहा जहाँ मर्जी हो वहाँ रखो, धूप में रखो या इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो आप इसको खुला बंद नहीं करेंगे और छाया में भी रख सकते हो, धूप में ही रख सकते हो। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा धूप में ही रखना है, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ रखो। लेकिन एक चीज़ है, इसको ऐसे स्थान पर रखना इनिशियल स्टेज पर, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवामृत बनने वाला है, 15 दिन का मैच्योर हो गया और आपकी गाय ने इसको पी लिया, गाय को नुकसान कर जाएगा। मतलब मैं बता दूं स्पष्ट कि ये जो जीवामृत मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, अगर किसी पशु ने ठीक से इसको पी लिया ना 2 घूंट, तो बीमार हो सकता है और मर भी सकता है। तो सावधानी इतनी है कि कोई पशु ना पीने पाए, इसलिए इसको हाइट पर रखो कि उसकी गर्दन से ऊंचा रहे, वो मुंह ना डुबो पाए। अब इसमें क्या करेंगे कि 15 दिन जैसे बीतेंगे, तो अभी मैंने 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा डाला। अब आप इसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा फिर डालेंगे 15 दिन के बाद। फिर इसको 15 दिन के बाद एक बार हिलाते रहेंगे। जब 10वां दिन, फिर 10 दिन बीत गए, तो इसमें 1 किलो गुड़ 1 किलो आटा फिर डालेंगे। और ये क्रिया आप जब तक 65-70 दिन हो जाएं तब तक करते रहना। 10वें दिन 10वें दिन 1-1 किलो डालना पड़ा हो, चाहे 5-10वें दिन 2। मिट्टी नहीं, वो काम खत्म हो गया। मिट्टी के जीवाणु इस ड्रम में आ गए। अब मैं जीवाणुओं को भोजन दे रहा हूँ, उनकी संख्या बढ़ेगी बस, ठीक है ना। फिर क्या होगा, हिलाते हिलाते एक दिन ऐसा आएगा, जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड मैंने 1 महीना पुराना है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। 1 महीने में आपका इस कलर का होगा, और जब 2 महीने हो जाएंगे तो इससे और डार्क होगा, गाढ़ापन आ जाएगा। अभी आपने सुना है कि इसको पहले इसको घन जीवामृत बना के एक बार खेत में देंगे, उसके बाद फिर पहली सिंचाई में देंगे, उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई में फिर डालेंगे, उसके बाद तीसरी सिंचाई में फिर डालेंगे। मैं क्या कहता हूँ, इसीलिए शायद देश के किसान इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको बताया जाता है इसको 3 बार पानी के साथ डालना है। मैं क्या कहता हूँ, ये अगर 100 लीटर जीवामृत बन गया ना, तो 5 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। क्या करेंगे आप, इससे 20 लीटर निकालेंगे 100 लीटर से, और मान लो ये हालांकि मेरा ह्यूमस है ना, ये बायोमास था, और बायोमास में ये जीवाणुओं ने अपना वर्क किया, तो इस तरीके का ये ह्यूमस में कन्वर्ट होने लगा। अभी ये इसमें बायोमास और जीवाणु हैं, और जब ये मिट्टी में मिलता है तो जो मैंने इसमें मिट्टी डाली वैसा हो जाएगा। ये मान लेते हैं गोबर है, सूखा हुआ गोबर की खाद है, तो आप ऐसी 1 कुंटल गोबर की खाद लेंगे, मिट्टी में ज़मीन में ऐसे फैला दिया, और इस 1 कुंटल गोबर की खाद में ये जीवामृत हमने ऐसे ऐसे छिड़काव कर दिया। 20 लीटर, 20%, गोबर की जितनी मात्रा उसका 20%, क्योंकि हमें खेत में बुरकना है। अगर इसमें 30% कर दोगे तो फिर इसकी लुगदी बन जाएगी, फिर बुरकने लायक नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर मैं इसको बिखेर नहीं सकता हूँ, तो इसको हाथ से ऐसे मैंने मिला दिया। अब 1 कुंटल जब होगा तो आप फावड़े से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद अगर ज़्यादा नमी आपको दिखे कि इसमें नमी ज़्यादा है, तो आप इसको 8 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ दो, नमी निकल जाने दो, सूखापन आ जाता है। अल्टीमेटली ये बिखेरने लायक हो जाए, फिर आप इसको बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद इसकी खेत की जुताई कर देंगे, ताकि ये ज़मीन में मिक्स हो जाए। अब आपने जीवामृत मिट्टी लाना, जीवामृत बनाना, 2.5 महीने में जीवामृत बन गया, उसके बाद इसको घन जीवामृत बनाना, खेत में प्रयोग करने की विधि आ गई। अब प्रश्न आता है, इसको खेत में कब डालेंगे? तो फिर सुनिए, ये खेत में जितना अर्ली डाल सकते हो उतना अर्ली डालो। जैसे मान लो
अभी किसी के खेत में नमी है, उड़द कट गया है, तो अब जान लीजिएगा, अब आप 1 महीने बाद फसल बोने जा रहे हैं, मसूर की या अलसी की या चने की, तो अभी खेत सूखना नहीं है। अभी इसी संचित नमी में अगर बो सकते हो, तो उड़द कट गया है, तिल कट गया है, या कोई फसल बोई ही नहीं गई थी, खेत खाली है और नमी है, अभी आप उसमें डाल दीजिए ज़मीन में, तो क्या होगा? उड़द, अरे चना मटर मसूर बोने वाले हैं 1 महीने बाद, इस माइक्रोब्स को 1 महीने का समय मिल गया, काहे के लिए? इस कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदलने के लिए। तो आपके खेत में ये जो कार्बनिक पदार्थ था, उसमें ये जीवाणु 1 महीना पहले चले गए, तो इन्होंने 1 महीने में कुछ फंक्शन किया और आपके खेत में ह्यूमस की मात्रा को इन्होंने बढ़ा दिया। अब जब आपका चना मटर मसूर होगा, तो आपका स्टार्टिंग में ही बहुत बेहतरीन लगेगा। अदरवाइज अगर कोई कहता है साहब नमी नहीं है, हम तो पलेवा करके चना बोएंगे, चलिए, जिस दिन खेत में पानी लगाया है, पानी भरा हुआ खेत में, उस दिन इसको डालिए, क्योंकि अब 7 दिन बाद नमी आएगी, ओट आएगी, तो कम से कम चना बुआई के 7 दिन पहले डाला, तो 7 दिन इनको काम करने का अवसर मिला। अब कुछ लोगों के पास ये जीवामृत रखा है, लेकिन कब डालेंगे? हैं? पलेवा के साथ में, पलेवा के बाद, पलेवा करने के बाद डालना है, इसलिए डालना है। हमने बोला खेत सूखा है, आप बिजली से पलेवा कर रहे हैं, हमने कहा पलेवा के पहले डाल देना। आपने 5 एकड़ में घन जीवामृत डाल दिया, और साहब आधा एकड़ खेत भरा तो लाइट चली गई। फिर पता किया टेलीफोन से, तो क्या पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। अब धूप है, अब तो आपका बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है ना? इसलिए पलेवा होने के बाद इसको डालना है। जितने क्षेत्र में पलेवा हो जाए उतने क्षेत्र में इसको डाल दीजिए। विषय सिर्फ 2 है कि ये किस्सा पूरा था प्राकृतिक खेती की ओर चलने का, रसायन को छोड़ने का। अब रसायन मेरे कैसे छूटेंगे? अगर आप दलहनी तिलहनी फसल बोगे और 7 दिन पहले भी जीवामृत आपका पहुंच गया है, तो दलहनी तिलहनी फसल में आप केवल डीएपी देते हो, मत देना, डीएपी पैदावार नहीं घटेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप गेहूं बोगे तो पैदावार घटेगी, क्योंकि गेहूं को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है, और आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3 है, तो 0.3 में जितनी नाइट्रोजन है उतनी नाइट्रोजन आपकी गेहूं को बड़ा नहीं कर सकती। तो क्या करना है कि अगर गेहूं बोना मेरा ज़रूरी है, तो पहले तो मैंने कहा प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना, ये प्राकृतिक खेती है, लेकिन अभी आप मान नहीं रहे हो। हम नहीं साहब, वो तो बातें सब सही हैं, लेकिन मैं बोऊंगा तो गेहूं ही। तो क्या करेंगे, आप गेहूं बोइए, लेकिन आप उसमें नाइट्रोजन डालिए। बुआई के समय, गेहूं की बुआई के समय डीएपी डाल रहे थे, मत डालिए, पोटास भी मत डालिए, जाइम भी मत डालिए, जिंक भी मत डालिए, जो कुछ डाल रहे थे सब बंद। लेकिन पहला पानी लगने के बाद उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो 25 किलो करते थे वो करिए, और दूसरे या तीसरे पानी में जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते थे वो भी करिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि किसी किसान की पैदावारी ना घटे, क्योंकि कितना भी मैं अच्छा बता लूँ, आप कितना भी अच्छा समझ लो, लेकिन जहाँ प्रश्न आता है कि मेरी उपज घटेगी, वहीं आप बैक मार जाते हो, बैक चले जाओगे। तो मैं आपको वो परंपरा बता रहा हूँ कि आपका पैदावारी नहीं घटी। अगर आपने ये जीवामृत डाल करके गेहूँ बोया है और नाइट्रोजन की 2 बार स्प्रे किया है, तो आपकी पैदावारी नहीं घटेगी। तो अब आपको अगले साल में क्या विचार आएगा, यार एक चीज़ तो है, इस जीवामृत में कोई ना कोई तो बात है। देखो डीएपी 1400 की बोरी मिलती थी और 5 एकड़ पिसिया बो रहे थे, 7000 की डीएपी लगती, और ये मेरा 500-600 रुपये का नाटक नौटंकी, मतलब इस ड्रम में जो गुड़ और आटा डाला 500, 600, 700, 800 रुपये का डाला। 800 रुपये खर्चा करने के बाद अगर 7000 की डीएपी बच गई और पैदावारी नहीं घटी, तो आपको ये लगेगा इस विज्ञान में दम तो है। और अब ये विज्ञान दूसरे लोग अपनाएंगे। जो आपके चैंपियन फार्मर, आपके साथ जो 50 किसान हैं, जब आपने ऐसा कर दिखाया तो 50 किसान भी ये करने लगेंगे।
लेकिन अगर आपने कोई ऐसे इस नाटक करने में कोई ऐसा गलती कर दी कि आपकी 10 कुंटल पिसिया पहले होती थी और आपने सही तरीके से नहीं बनाया, गुड़ आटा देने में कंजूसी कर गए, मिट्टी लाने में कहीं से गड़बड़ी कर दी और आपका पैदावार 10 कुंटल जो पिसी हो रही थी अगर वो 6 कुंटल हो गई, तो मैं बता दूं कि उस गांव में प्राकृतिक खेती कोई नहीं करेगा। चूँकि जब चैंपियन फार्मर फेल हो गया, अब आप अपनी बात किसको मनवाएंगे? इसलिए आपका गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। आप खेती में ऐसा कुछ करके दिखा दीजिए अपने गांव के लोगों को, क्योंकि जो 50 किसान आपके साथ जुड़े, 50 ही ना जुड़े रहें, आपके गांव के 100% किसान इस खेती को स्टार्ट करें। और एक लाभ और होगा, अगर आपकी देखा देखी ये खेती गांव में शुरू हो गई तो अगले सरपंची के इलेक्शन में सरपंच आप बन जाओगे, नहीं बन जाओगे? ठीक है ना? चूँकि आपने गांव वासियों को एक राह दिखाई है, तो वो राह दिखाने के लिए हमें पूरा समझ आनी चाहिए कि प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना, प्रकृति की व्यवस्था के अकॉर्डिंग खेती करना, या प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करके खेती करना। 3 बातें हुई, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना, प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना। अगर और ये 2 चीज़ें नहीं आती हैं, नेचर मेरे दिमाग में नहीं है। मैंने कहा कि यूरिया DAP छोड़ करके जीवामृत डालना है, हार्मोन्स डालना है, जाइम डालना है, केचुआ खाद डालना है और ये बेस्ट डिकम्पोजर डालना है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चीज़ें अच्छी हो सकती, लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है?